हुआ है। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा, आज का सवाल, आज की चर्चा चुनावी तैयारी दिग्गजों की बात। जी हां, जैसे जैसे चुनाव निकट आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे तेज होते जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल जयपुर आ रहे हैं। बीते कल प्रधानमंत्री सीकर में थे। नड्डा बीजेपी पदाधिकारियों की आने वाले कल बैठक लेंगे और चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। वहीं राहुल गांधी 9 अगस्त को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम आ रहे हैं, जहां वो रैली करके बड़ा सियासी संदेश दे सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। देखते हैं पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों के दौरे हुए तेज। नौ अगस्त को आदिवासियों के गढ़ मानगढ़ धाम में राहुल गांधी भरेंगे हुंकार। और आदिवासियों के बीच में हम एक बड़ी सभा करने वाले हैं। आमंत्रित किया था कि वो पधारे कि राहुल गांधी जी आ सकते हैं। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजस्थान में आ रहे हैं। राजस्थान में उनका हमेशा स्वागत है। हम तो चाहेंगे कि हर रोज आए। जेपी नड्डा बीजेपी पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। चुनावी तैयारी दिग्गजों की बात। तो चर्चा इसी बात को लेकर होगी कि माहौल राजस्थान में चुनाव को लेकर गरमा रहा है और दिग्गज शीर्ष नेताओं के दौरों से कितना प्रेरणा मिलती है यहां पर कार्यकर्ताओं को। 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। एक एक करके स्वागत करते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। हमारे साथ प्रदीप चतुर्वेदी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका। महेश जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हुए समझेंगे संक्षेप में। तो एक तो यह कि मानगढ़ धाम की क्या ऐतिहासिक महत्ता है, क्योंकि युवा वोटर देश में ही नहीं राजस्थान में बड़ी संख्या में है, और इतिहास कितना जरूरी यहां पर मानगढ़ का हो जाता है वो भी आप बताइएगा। दूसरी तरफ राजनीतिक पहलू की अगर बात करें तो राहुल गांधी का यह भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार आगमन होगा राजस्थान की धरा पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हां, हालांकि एक बार बीच में वो जरूर आए थे सिरोही आबू रोड में, लेकिन पूर्ण रूप से अगर जनसभा की बात करें तो ये फिर राहुल गांधी का दौरा महत्वपूर्ण होगा। और वो भी हमको जानना चाहिए, दर्शकों को भी, कि कुल मिलाकर उदयपुर संभाग में 28 सीटें हैं और इन 28 सीटों पर 25 सीटें एसटी रिजर्व हैं, आदिवासी रिजर्व हैं। और इन 25 रिजर्व सीटों की बात कर लें या पूरे इन 28 सीटों की बात करें तो बीजेपी ने 15 सीटें जीती थी। बताइए क्या संदेश दिया जाएगा राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से? सवाल है मानगढ़ जो स्मारक की बात है, तो ये निश्चित रूप से ये है कि महत्व इसलिए भी है कि आदिवासियों की ये जो है ब्रिटिश राज के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा, तो इसकी महत्ता इस बात से लगाई जा सकती है कि ये इनका पवित्र धाम माना जाए। दूसरा, इसके विकास के बारे में भी मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में काफी मतलब वो जो मुद्दा बना था कि इसको स्मारक घोषित किया जाए, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, तो एक ये मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें दोनों दलों की ओर से पूरे प्रयास हो रहे हैं, चुनावी मुद्दे को बनाने की कोशिश भी की जाएगी। इसमें कोई बड़े बड़े नेता आएंगे और इस क्षेत्र को खासकर, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक है एक बड़ा मतलब क्या जो है 28 सीटों का जो आपने बताया, उस 28 सीटों में से ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करने की कोशिश की जाती है और इसके लिए दोनों दल पूरे जोर खरोश से उतरेंगे। और दूसरा है कि इस समय जो अगर उदयपुर संभाग की बात करें और उसमें अगर आदिवासी क्षेत्र की बात करें जी, तो वहां भारतीय आदिवासी पार्टी जो एक नई है उसने अपना दबदबा कायम किए हुए है और उस पे भी दोनों दल अपने अपने डोरे डालने की कोशिश करते रहे।
यहाँ तक कि मौजूदा कांग्रेस सरकार में उन दोनों जो विधायक थे इस पार्टी के, उन्हें भी सरकार के जब खतरा आया था तो अपने पास से जोड़ने की कोशिश की थी और उन्होंने समर्थन भी। यानी महेश जी, कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के जैसे होते हुए, राष्ट्रीय दलों के होते हुए इस क्षेत्र में अगर 2 विधायक जीतकर आते हैं क्षेत्रीय दल के, हाल फिलहाल में ही जो पार्टी 2018 से पहले अस्तित्व में आई और उसके बाद फिर और भी क्षेत्रीय दल वहां पर आ रहे हैं, नेता निकल कर आए, स्कोप है, यानी कि आदिवासी अपना नेता और अपना चेहरा और राजनीतिक दल ढूंढ रहे हैं वहां। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आदिवासी अपना ही चेहरा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें भारतीय आदिवासी जो पार्टी है वो अपना पूरा प्रयास कर रही है जी। वो भी दमखम रख रही है और उसने दोनों के लिए चुनौती भी खड़ी की है। ये जो सोचने की बात है, अब ये देखना है कि मौजूदा स्थिति में जिस तरह से ये जो मुद्दा मान स्तंभ का जो एक स्मारक का जो मुद्दा है, उसे कौन कितना भुला सकता है और कौन इसके बारे में घोषणाएं कर सकता है। प्रदीप चतुर्वेदी जी, हमें वो तस्वीर भी याद है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस इलाके में गए थे और आदिवासियों के बीच बैठकर उन्होंने लापसी खाई थी, और जाहिर तौर पर राहुल गांधी भी जब जनता से मिलते हैं एक कनेक्ट वो करते हैं, सारी दूरियों को पाट देते हैं, और ऐसी तस्वीर अगर सामने आए तो बिल्कुल हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये बताएं कि बीजेपी एक तरफ शेखावाटी हो या फिर अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें जहां पर 2018 में बीजेपी को अच्छा वहां पर जन समर्थन नहीं मिला था, वहां लगातार दौरे हो रहे हैं बाकी जगहों के साथ साथ, और कांग्रेस की कोशिश खासतौर पर इस इलाके में हो रही है। कैसे देखते हैं राहुल गांधी के दौरे को, ये जो सोचते हुए कि वहां पिछली बार निराशा हाथ लगी थी और अब फोकस एसटी पर है? देखिए रविंद्र जी, ये बात सही है कि पिछले चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। इससे पहले मैं मानता हूं कि ये आदिवासी क्षेत्र शायद इतना फोकस में नहीं रहा होगा, लेकिन जैसे ही 2018 में चुनाव आए और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा कि भारतीय ट्राइबल पार्टी अपना अस्तित्व बनाने की ओर अग्रसर है, तो उन्होंने इस क्षेत्र को चुना और मुख्यमंत्री जी ने वहां के आदिवासियों से संपर्क कर अपनी बात भी की और उनकी परेशानी जानने का प्रयास भी किया। सवाल यही है कि अगर किसी क्षेत्र में कोई राजनीतिक पार्टी का उदय होता है तो निस्संदेह इस बात को माना जा सकता है कि शायद जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं उनसे शायद वो क्या तो उनके साथ सद्भाव महसूस नहीं करते हैं या लगता है कि वो उनकी धाराओं से जुड़ने में असमर्थ रहे हैं। इसी का प्रयास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया और उन्होंने सतत संपर्क बनाकर उनकी प्राथमिकताओं को, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास भी किया। और आप देखिए कि इस बार जो कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा उसमें आदिवासियों को प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे संपर्क कर उनसे सामाजिक मेलजोल बढ़ाने की बात भी की, और इस सरकार के गठन में उनके 2 विधायकों ने सरकार का समर्थन भी किया। पर सवाल यही है, चूंकि ये समुदाय कांग्रेस से अलग अपने विधायकों को चुनकर भेजने की जो नई परंपरा जो आई, उससे सभी को उन्होंने रेखांकित किया कि भाई ये पार्टियों के साथ न मिलकर अपना अस्तित्व बनाने की जो बात कर रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं इनके उद्देश्य जो है वो अनदेखे किए गए हैं या वो इन पार्टियों के साथ सहज महसूस नहीं हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक, नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूं प्रदीप जी, तो फिर ये बताइए कि 2018 में जब इधर कांग्रेस को निराशा हाथ लगी तो ये जानने की तो कोशिश की होगी कि आखिर कहां गलती, कहां चूक रही और कैसे उसकी भरपाई आपने इन 5 सालों में, 4.5 सालों में की है? देखिए, उसके बाद हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें से करीब 35% के जो कार्यक्रम है वो आदिवासियों के लिए सरकार ने घोषित किए। उसके साथ साथ जब मानपुर धाम में प्रधानमंत्री जब आए तो सरकार में मुख्यमंत्री जी ने ये अनुरोध किया, प्रयास किया कि उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इसको घोषित करने की मांग कर प्रधानमंत्री पत्र भी लिखा था। उन्होंने ये बात की, लेकिन प्रधानमंत्री जी शायद पहले उनका प्रयास था कि शायद घोषित कर दें, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने दबाव बनाया कि वो इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एटीट्यूड है, जो व्यवहार है, उसके अनुसार जब उनको लगा इसका श्रेय कांग्रेस के मुख्यमंत्री ले सकते हैं तो उन्होंने अब इस विचार को त्याग दिया। इसी तरह हमारे साथ ईआरसीपी का मामला हुआ। ठीक, आशीष जी मुझे बताइए कि क्या मुख्यमंत्री जी का दबाव इतना नहीं था कि
इसको राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर घोषित कर दिया जाता है? क्योंकि बार बार जब भी प्रधानमंत्री के दौरे होते हैं तो कांग्रेस और मुख्यमंत्री यही सवाल करते हैं कि आपने क्यों राष्ट्रीय स्मारक मानपुर को घोषित नहीं किया। सर्किट की आप जरूर बात करते हैं, लेकिन यह मुद्दा कहीं ना कहीं गले की फांस के तौर पर बना हुआ है बीजेपी के लिए। देखिए रविंद्र जी, प्रदीप जी ने अभी बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये नहीं बताया कि पिछले 4.5 साल में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों की भलाई के लिए क्या किया, क्योंकि सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और जहां तक मानगढ़ धाम के विकास की बात है, वहां पे जो भी विकास हुआ है रविंद्र जी आप पता कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकाल रहा है उसके अंदर वहां विकास हुआ है। वो जो पैनारोमा बना है, इस सरकार ने तो वहां पे एक ईंट भी नहीं लगाई है, और ये भलाई की बात कर रहे हैं। और ये वो क्षेत्र रहा है रविंद्र जी जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है। 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस संभाग में से 28 में से 25 सीटें जीतती है, और 2018 में चाहे हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन आदिवासियों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की तरफ रहा, और यही कारण रहा कि 28 में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और जहां तक अभी आप चर्चा कर रहे थे राष्ट्रीय स्मारक क्यों नहीं घोषित किया गया, ये बताइए ना आशीष जी। प्रदीप जी यही सवाल कर रहे हैं कि कहीं श्रेय इसका कांग्रेस को ना मिल जाए। रविंद्र जी, प्रदीप जी ने शायद प्रधानमंत्री जी की बात को ढंग से सुना नहीं। उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी ने, देखिए हम हर मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं है। ये जो मानगढ़ धाम है ये आदिवासियों के लिए बहुत ही श्रद्धा का केंद्र रहा है। यहाँ गुरु गोविंद के नेतृत्व में लगभग 1500 से ज्यादा आदिवासियों ने बलिदान दिया है, और वो श्रद्धा केवल राजस्थान के आदिवासियों की नहीं है, गुजरात के आदिवासियों की, मध्य प्रदेश के आदिवासियों की, इवन महाराष्ट्र के आदिवासी भी यहाँ से लगाव महसूस करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव दिया था कि चारों राज्य के मुख्यमंत्री जी आएं और मुख्यमंत्री जी आकर के वो एक प्रेजेंटेशन दें और बताएं कि हम किस तरह से इसको विकसित करेंगे। ये जो बॉर्डर, तो आप ये कह रहे हैं कि बाकी 3 प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे थे, यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं आ रहे थे? नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इनिशिएटिव लिया ही नहीं। इनको केवल गोल, इसको देखिए प्रधानमंत्री जब भी आते हैं ना, इनको केवल अपनी रटी रटाई मांगे करनी है। अरे प्रधानमंत्री जी आते हैं हमेशा, जब भी प्रदेश में आते हैं प्रदेश को कुछ देकर के ही जाते हैं। जब कल प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने किसान सम्मान निधि दी, किसान सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस दिए, लेकिन इस सरकार को कुछ दिखता ही नहीं है। कौन सा चश्मा चढ़ा के बैठे प्रदीप जी, एक तो दिखता कुछ नहीं, विकास आप लोगों ने खुद कुछ कराया नहीं है, और दूसरी तरफ अगर बात यहां पर करें कि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भाई 4 राज्य के मुख्यमंत्री मिलिए और फिर एक पूरा सर्किट इस तरह से तैयार किया जाए ताकि चारों राज्यों के लिए आदिवासियों की एक गर्व का विषय बने धाम। कि प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं, जैसा ये भी मेरे साथी कह रहे हैं, ये बात सवाल इस बात का प्रधानमंत्री कितने मुख्यमंत्री की बात मानते हैं। और मानगढ़ घाट जब प्रधानमंत्री जी आए थे वहां 2 राज्यों के, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वो मंत्री भी आए थे, मुख्यमंत्री 2 स्टेट के मुख्यमंत्री आए थे, तीसरे मुख्यमंत्री राजस्थान के थे। लेकिन सवाल यह कि मुख्यमंत्री के परामर्श से कौन सी बात करते हैं, कौन सी योजनाओं की बात कर रहे हैं। आज मणिपुर में हो रहा है, उसका मुख्यमंत्री क्या कह रहा है, उसमें क्या वो एक्शन दे रहे हैं। वो अपना सिर्फ एकाकी नियंत्रण करते हैं, अपना एकाकी निर्णय करते हैं। उन्होंने सिर्फ इसलिए कि अशोक गहलोत जी ने इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात जोर शोर से कही, और उन्होंने आने से 15 दिन पहले इस अभियान में उनको दबाव बनाया, क्या किया उनको दबाव बनाया। आपके मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री को काम करना होता है तो मुख्यमंत्रियों को सम्मान कर बुलाते हैं, योजना पर चर्चा करते हैं, लेकिन जब उन्हें नहीं करना होता तो वो इस तरह की बातें करते हैं। अगर मान लीजिए ये 4 राज्यों के कम्युनिटीज के इसमें लोग शामिल थे और उनका सीधा जुड़ाव इस योजना से है, तो क्यों नहीं उन्होंने इस मौके पर बुला करके वहां मीटिंग की। उस स्मारक में आने के दौरान वो चारों मुख्यमंत्री चर्चा करके इसका फैसला कर सकते थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपस्थित थे, दबाव राष्ट्र घोषित करें। इसी तरह से सीआरसीपी राष्ट्रीय दर्जा देने की बात हमारी मांग थी, वो आपने पूरी नहीं की। आप राजनीतिक विद्वेषता के साथ प्रधानमंत्री काम करते हैं और इसका श्रेय सिर्फ वो खुद लेना चाहते हैं। आशीष जी एक कमेंट आपसे ले लेता हूं, फिर मैं महेश जी के पास जाऊंगा। आशीष जी बोलिए, आप जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, प्रदीप जी पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जो स्मारक है जिसका कि विकास भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल में हुआ है, उसके लिए आपकी सरकार ने क्या किया। क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसका विकास करे? और प्रधानमंत्री ने अगर प्रपोजल दिया तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? इनके पास जवाब ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं आप छोड़िए इन सब बातों को।
प्रदीप जी ये बताएं कि 4.5 साल में आपने आदिवासियों के विकास के लिए कौन सी योजना की? कल प्रधानमंत्री जी आए राजस्थान की धरती पर, 6 एकलव्य मॉडल स्कूलों का उद्घाटन किया है, उन्होंने उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है, जो केवल आदिवासी विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। आपके पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है प्रदीप जी? आशीष जी, सिलेंडर आदिवासियों को भी मिलेंगे 500 रुपए में? वो देखेंगे रविंद्र जी किसको मिलेंगे, क्या मिलेंगे। फोन का भी हमारी माता बहनें बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रही है, और बिजली में जिस तरह से इन्होंने रिबेट दिया और जिस तरह से इन्होंने प्रदीप जी ये जवाब दे दीजिए जरा कि आदिवासियों के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया? देखिए, राजस्थान सरकार ने महंगाई राहत शिविर भी वहां लगाए हैं, उनकी सारी मूलभूत सुविधाएं भी उनको दी गई है, उसके अतिरिक्त भी उनको राजकीय स्तर पर जो और योजनाएं उनको भी उनको सहयोग दिया गया है। मुख्यमंत्री जी बराबर इस संवर्ग से अपना संपर्क बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी राज स्मारक पे जो है वहां पर जो इनका ये मंदिर है ट्रस्ट का, उस पर भी वहां पर चबूतरा बनाने का जो पक्का नया काम किया गया है वो राज्य सरकार की ओर से किया गया है। उन्होंने उसको एक शेप देने का प्रयास किया है। तो स्थानीय स्तर पर जो विकास उत्पन्न वो राज्य सरकार ने किया है, लेकिन आरक्षित अगर स्मारक का दर्जा घोषित होता तो इसमें केंद्र से पैसा मिलता। महेश शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाना कितना भावनात्मक और आस्था का विषय यहाँ के आदिवासियों के लिए है, और अड़चन कहां आ रही है या राजनीति खालिस तौर पर यहां पर देखने को मिल रही है? और दूसरी चीज सर, साथ ही साथ ये भी जवाब दे दीजिएगा, आपने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी सुना, उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि हमारे किए हुए काम पर आदिवासी वोटर वापस लौटेगा। और यहां अगर हमने बीजेपी प्रवक्ता आशीष जी को सुना तो उनका कहना 2013 में भी साथ दिया, 2018 में भी साथ दिया, और मानकर चल रहे हैं कि वो 2013 में भी आदिवासी हमें साथ देंगे, निभाएंगे। बताइए सर। देखिए, जहां तक सवाल, ये आदिवासी आज काफी अपने विकास की दौड़ में बहुत पीछे हैं अन्य क्षेत्रों के मुकाबले। एक तो ये बात बिल्कुल सही है, और आज भी कई मतलब इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी न कोई मतलब विकास के कोई साधन पहुंच पाए हैं। सरकार कर रही है, हर प्रयास करती है सरकारें, लेकिन सवाल ये आता है कि जब भी चुनाव होते हैं सारे दल उन्हें अपने पक्ष में लेने की कोशिश करते हैं, और हालत ये होती है कि 5 साल बाद उसकी कोई सुधनी ली जाती है। स्मारक बनाने का एक ये चुनावी मुद्दा हो सकता है, और अपने अपने मतलब जो भी दल हैं इस बात को लेके अपने अपने पक्ष बता सकते हैं, लेकिन हाँ मिलाकर के आदिवासी जो वोट बैंक है और जिसको साधने के लिए ये न केंद्र सरकार ने राजनीति के दाव पेच हैं, इन्हें भुनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये दोनों के लिए चुनौती, दोनों दल जो प्रमुख दल है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन दोनों के लिए वहाँ की भारतीय आदिवासी जो पार्टी है वो एक चुनौती बन के उभरी है। इस चीज के वो नई पार्टी क्यों उभरी, क्या हुआ, क्या उनकी वास्तव में मांग है, इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन चुनाव में ये मुद्दे बन जाते हैं, विकास की बातें होती है। स्मारक से ठीक है, स्मारक बने अच्छी बात है, सब कुछ है, लेकिन आम अगर आदिवासी का कल्याण नहीं होता है तो उसमें ये सोचने का विषय है कि हम क्यों नहीं कल्याण कर पा रहे। महेश शर्मा जी, मेरा अगला सवाल यह है कि हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या केंद्र के मंत्री के तौर पर हम राजनाथ सिंह को देख लें, अमित शाह को देख लें और नितिन गडकरी को देख लें, बीजेपी के तमाम नेता राजस्थान में दौरे करते रहे हैं, रेगुलर दौरे कर रहे हैं। कल जेपी नड्डा भी यहां पर आ रहे हैं और बैठकों का दौर चलेगा। दूसरी तरफ जो नैरेटिव ये पेश कल किया गया कि क्विट भ्रष्टाचार और साथ ही साथ परिवारवाद, भारत छोड़ो, ये जो नैरेटिव बनाया गया और महिला अत्याचार को लेकर जो लगातार बीजेपी के दिग्गज और बीजेपी के यहां प्रदेश के नेताओं की तरफ से बात उठाई जा रही है, इसको लेकर राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं अपनी सरकार को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। महेश सर, ये आज कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप बोल सकते हैं। पूरा प्रश्न भी आपका। अच्छा, मेरा प्रश्न यह है कि बीजेपी के तमाम दौरे लगातार हो रहे हैं नेताओं के, और अब राहुल गांधी का जो दौरा है इससे कार्यकर्ताओं में कितना जोश आएगा, और बीजेपी की तरफ से जो नैरेटिव किया जाए, सवाल उठाए जा रहे हैं, उसका जवाब राहुल कैसे देंगे? देखिए, ये निश्चित रूप से ये दौरे जो हो रहे हैं ये चुनावी मुद्दों, चुनावी माहौल को बनाने के लिए किए जा रहे हैं, और प्रयास दोनों पार्टियों के नेता आ रहे हैं, और ये जितने बड़े बड़े नेता हैं उनसे लेकर के चुनावी मुद्दे बनाने की कोशिश और चुनावी माहौल बनाने की कोशिश,
और मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश होगी। ये चुनावी मतलब क्या कहते हैं, जिस तरह से तैयारियां हैं, दोनों दल जो है प्रमुख अपने अपने कमर कसे हुए हैं, अपनी अपनी योजनाएं बना रहे हैं। कैंडिडेट्स कौन से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, किस रूप में हो रहे, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की प्रयास किए जा रहे हैं। अब तो ये है कि जो जितना मतलब दाव जिसका लग जाएगा चुनाव के दौरान, अंतिम माहौल में जो बनेगा माहौल, तो उसके आधार पे मतदाताओं बिल्कुल। आशीष जी, आपसे पूछूंगा मैं, लगातार ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी के केंद्रीय नेता अब लगातार दौरे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों भी लगातार आते रहेंगे, इन्हें अपने प्रदेश के नेताओं पर भरोसा नहीं है। देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसको समझना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री वो हैं जिसका समय का पल पल और शरीर का कण कण देश के लिए समर्पित है, जो लगातार देश में प्रवास करते रहते हैं, लोगों से संवाद करते रहते हैं, लोगों के विकास के लिए सोचते रहते हैं जी। इनकी नेता की तरह नहीं जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं कि अब चुनाव आ रहे हैं तो चलो एक आध सभा कर लें, कोई अपीयरेंस दे दें, फोटो अपॉर्चुनिटी इससे करते नहीं है जी। हमारा एक संगठन है, हमारा एक कल्चर है, हमारा एक स्ट्रक्चर है, तो संगठन को संभालना, उसमें लगातार विस्तार करना, कार्यकर्ताओं से संवाद करना, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली रही है। और रविंद्र जी, राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो राहुल गांधी जी से राजस्थान की जनता बहुत सारे प्रश्न भी पूछना चाहती है। राजस्थान का किसान पूछना चाहता है कि उसके कर्ज माफी के वादे का क्या हुआ। राजस्थान का युवा जो पेपर लीक से व्यथित है वो ये पूछना चाहता है क्या कारण है राजस्थान में। प्रदीप जी, पुराने हिसाब का लेखा जोखा रखेंगे या फिर नए कुछ वादे और नई तस्वीर बना दी जाएगी? और जैसा आशीष जी ने कहा कि फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पर कांग्रेस के दिग्गज नेता आते हैं, केंद्रीय नेता यहाँ पर, हमारे नेता ऐसे नहीं है, हम लगातार आते हैं। देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनका जो कार्यक्रम है और जिस तरह की उनके व्यक्तित्व निखर कर आया है, वो अब जन जन से जाकर खेतों, खलिहानों, घरों, झोपड़ियों में जाकर लोगों से मिलते हैं, फीडबैक लेते हैं। सवाल यही है कि राहुल गांधी अगर आ रहे हैं, वो मणिपुर भी गए तो वहां भी घर घर में घुसे, हॉस्पिटल में गए, वहां के लोगों से, महिलाओं से बातचीत की। बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया, या 10 दिनों में जो वादा किया था कि किसानों का ऋण सबका माफ हो जाएगा, इसका भी जवाब उम्मीद करेगी राजस्थान की जनता। और आरपीएससी में पेपर लीक क्यों हो, इसका भी जवाब देंगे राहुल गांधी। प्रवीण जी, 21 लाख किसानों का जो राष्ट्र पर जो उनका सहकारिता मामला था, उसमें कर्जे माफ किए गए हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सरकार ने अपना काम किया है और सरकारों ने किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए जो अपनी योजनाएं की हैं उस पर आप देखिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज मेरे पास वक्त इतना ही है। मैं आशीष जी, प्रदीप जी और महेश जी, आप तीनों का धन्यवाद करूंगा। प्राइम डिबेट का जो प्राइम सवाल आज हमने रखा था उसका भी यहां पर जवाब बता देते हैं। पोल का क्या नतीजा रहा? सवाल था, दिग्गज नेताओं के दौरे से चुनावी माहौल बदलता है क्या? इसमें हाँ में 83% लोगों का कहना है, 83% का कहना है हाँ चुनावी माहौल बदलता है, और 17% का कहना है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं आगे आगे दौरों की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी और ज्यादा बढ़ेगी, और किसके दौरे किस पार्टी के लिए कारगर साबित होते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही।